अपोजिशन के अराकीन ने पार्लियामेंट में अहाता पार्लियामेंट में बांग्लादेश के मामले पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी व दीगर जमातों के एमपीज ने बांग्लादेश में हिंदू तबके व दीगर अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ अहाता पार्लियामेंट में आवाज उठाई। सभी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी व दीगर एहतजाजी अपने साथ एक खास बैग लिए हुए नजर आए जिस पर बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों लिखा हुआ था। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ हो रहे मज़ालिम को लेकर पार्लियामेंट के अहाते में किए गए मुजाहरे की वीडियो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की है और इस पर लिखा है कि बांग्लादेश में अक़लियतों, हिंदुओं और ईसाइयों पर मज़ालिम के वाक़यात लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस मामले में खामोश है, कोई कदम नहीं उठा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज भी इस मामले में पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया था। शहर हैदराबाद के नानक रामगुड़ा और नारसिंगी के दरमियान रैंप की तामीर के लिए साइकिल ट्रैक के सोलर रूफ के कुछ हिस्से को हटाया गया। हैदराबाद में साइकिल सवारों ने सोशल मीडिया के जरिए सामने आने वाली खबरों के बाद तशवीश का इजहार किया कि शहर के साइकिलिंग ट्रैक के सोलर रूफ को हटाया जा रहा है। इस खबर ने बड़े पैमाने पर इस ख्यास आराइयों को भी जन्म दिया था कि साइकिल ट्रैक को ही खत्म किया जा रहा है, लेकिन हुकाम ने वाज़ेह किया कि नानक रामगुड़ा और नारसिंगी के दरमियान डाउन रैंप की तामीर को आसान बनाने के लिए सोलर रूफ के सिर्फ 80 मीटर हिस्से को हटाया जा रहा है। ये रैंप गच्चीबौली से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाएगा और छत हटाने से साइकिलिंग ट्रैक मुतासिर नहीं होगा, बल्कि जो का तू बरकरार रहेगा। साइबराबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये पेशरफ्त इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के मकसद से किए जा रहे तामीराती कामों का हिस्सा है। उन्होंने इस बात का याद किया है कि सोलर रूफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद का सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक एक 23 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह पिछली बीआरएस हुकूमत के दौर में किया गया था। ये हिंदुस्तान का पहला शमसी तवानाई से चलने वाला साइकिल ट्रैक है और अपनी नौयत का दुनिया का दूसरा साइकिल ट्रैक है। हाइड्रा की कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कामुनी चेरुवू और मैसमा चेरुवू का दौरा करते हुए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया है। ज़राए ने बताया कि हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मंगल को कामुनी चेरुवू और मैसमा चेरुवू का दौरा किया और झीलों की हिफाजत और तजावुजात से निपटने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ जुलाई 2024 के बाद से बनाए गए ढांचों को मस्मार किया जाए। कमिश्नर ने मजीद कहा है कि चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, लेकिन उस मुद्दत से पहले तामीर किए गए तमाम ढांचे महफूज रहेंगे। एवी रंगनाथ ने रघुविंदर कॉलोनी के मकीनों को यकीन दहानी करवाई कि पुरानी तामीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दौरे के मौके पर कमिश्नर रंगनाथ ने हुकाम को ये हिदायत जारी की है कि वो तजावुजात हटाएं और झीलों की हिफाजत के लिए इक़दाम करें। उन्होंने वासवी सरोवर के डेवलपर्स को भी ये हिदायत दी है कि वो तामीराती कामों को आगे ना बढ़ाएं। ఈరోజు ఇక్కడ కాముని చెరువు మూసాపేట ఏరియాలో ఇక్కడికి హైడ్రా బృందమును అట్లానే హెచ్ఎండి అధికారులు ఇంకా ఇతర అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థానిక రిక్వెస్ట్ల మీద ఈ చెరువు ఎంక్రోచ్ అవుతుందనేటటువంటి ఒక కంప్లైంట్ మీద మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడంతా కూడా చూసాము. హెచ్ఎండి ఈ కాముని చెరువును కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే గనక ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అంటే కొంత ఈ డెబ్రీ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి డంప్ చేస్తున్నట్టు ఇది క్లియర్ గా ఎంక్రోచ్ అవుతూ దీని ఒక గుడి అనేటటువంటి ఒక కవర్ తీసుకొని అక్కడ కూడా అల్లరి చేస్తున్నట్టు కూడా ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ స్థానికులు కూడా చెప్పాం, గతంలో అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కట్టినటువంటి ఇల్లు ఏవైనా ఉన్నా వాటిల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో హైడ్రా టచ్ చేయదు. కానీ ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫామ్ అయింది జూలైలో, ఆ తర్వాత గనక ఏమైనా స్ట్రక్చర్స్ వస్తుంటే గనక వాటిల్ని ఖచ్చితంగా వాటిల్ని డిమాలిష్ చేయడం జరుగుతుంది. చెరువు ఎఫ్టీఎల్లోకి వచ్చి కడుతున్నటువంటివి కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే గనక ఆల్రెడీ పర్మిషన్ లేకుండా ఉన్న వాటి గతంలో పర్మిషన్ తీసుకుని ఏమన్నా పాత డేట్స్ తోటి కడుతుంటే గనక ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ బట్ ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చేటువంటి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ కూడా ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫార్మేషన్ తర్వాత వచ్చే పర్మిషన్స్ కూడా అది వస్తే కూడా దాని మీద కూడా మేము చెక్ చేస్తాం. అటువంటి పర్మిషన్స్ కూడా న్యాచురల్ గా ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టం చేసింది. పాత పర్మిషన్స్ ఉన్న వాటిని ఆనర్ చేస్తాం, కానీ కొత్తగా పర్మిషన్స్ ఎక్కడ కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పేసి. సో ప్రభుత్వ పాలసీకి అనుగుణంగా
ఈ చెరువుల్ని కాపాడే దీంట్లో మేము డెఫినెట్ గా FTL అట్లానే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కాపాడే దిశగా హైడ్రా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో లేకపోతే చిన్నవాళ్ళందరూ కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఎవడన్నా వచ్చి రేపు తప్పుడు ప్రచారం చేసి మీ ఇల్లులంతా కూడా కూలుస్తారంటే దయచేసి నమ్మొద్దని కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడో కట్టుకునే ఇల్లులు అవి అనాథరైజ్ అయినా ఆథరైజ్ అయినా పర్మిషన్ ఉన్నా పర్మిషన్ లేకున్నా కానీ వాటిని కూలగొట్టదన్నమాట. గతంలో కేసులు దాడి చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్. ఇందులో మరి అటువంటి కేసులు ఏం చేస్తారు సార్? ఇప్పుడు కేసులు గతంలో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే MRO పై దాడులు చేసిన కేసులు ఉన్నాయి సార్. కేసులు బట్టి వాళ్ళు పోతారు. అప్పుడు కేసులు ఉంటే ఆ కేసులు ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టుకుంటారు సార్. లేకపోతే ఆ కేసులు బట్టి ఉంటుంది. గతంలో చేసిన దానికి అప్పుడు గతంలో ఏదైతే కేసు పెట్టారో అది చట్టపరంగా యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా చేస్తే కనుక దాని పరంగా యాక్షన్ ఉంటుంది. मोहम्मद सलीम साबिक सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने तमाम टैक्सेस और चंगी चरला मसलक का किराया अदा कर दिया है। मोहम्मद सलीम साबिक सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तमाम टैक्सेस और चंगी चरला मसलक का किराया अदा कर चुके हैं। इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वो उन्हें बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने वालों और झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे मेरे बारे में, मैं इनके ऊपर जो है ना डिफॉर्मेशन डालूंगा, क्योंकि मैं जो है ना खामोश बैठने वाला आदमी नहीं हूं। क्योंकि हम 1 रुपया बाकी नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा बंद करिए, क्योंकि मेरे पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है। हम 1 रुपया बाकी नहीं है गवर्नमेंट को। पूरे टैक्सेस हर चीज हम लोग प्रम्प पे करते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम एडवांस चेक देते हैं। हम लोग 16 साल में एक दिन भी हम चंगी चला स्लाटर हाउस का किराया बाकी नहीं है हम लोग, समझे आप? ये सब झूठे प्रोपेगेंडे ये सब डाल के करके ऐसा चला रहे, ये अच्छी चीज नहीं है। ब्लैकमेलिंग मत करिए, क्योंकि अल्लाह से डर के चलिए आप लोग, क्योंकि मेरे खिलाफ में चलाने का गलत तरीका है, समझे आप? अल्लाह की मार पड़ेगी, आप लोग सुधर जाइए। क्योंकि नो ड्यू सर्टिफिकेट है मेरे पास, क्योंकि मैं किसी को देना नहीं हूं। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट कैसा आता, गवर्नमेंट कैसा देती है हमको? ये सब बेकार बात है, हम किसी को देना नहीं है। ये सब ब्लैकमेलिंग बंद करिए। जो भी मेरे खिलाफ में जा रहे हैं हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सीधा सीधा जो है ये ऐसे गलत प्रोपेगेंडे करके जो है हमारे को बदनाम करना, हमारे इमेज पे डैमेज करना, ये बिल्कुल गलत है, समझे आप? कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में एक मुल्क एक इंतखाब बिल की सख्ती से मुखालफत की है। लोकसभा में आज एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल पेश किया गया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक पेश किए गए हुकूमत के बिल पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये बिल जमहूरी हक़ की खिलाफ वर्जी करता है और ये बिल पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने बिल को वापस लेने की मांग की है। ओवैसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए। ओवैसी के बाद सर दिस बिल वायलेट्स द राइट टू डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly is dissolved sir and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. K. Radha. वानवतों के दारुल हुकूमत पोर्ट पिला के साहिल पर 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ साहिलों पर सुनामी का भी इम्कान जताया गया।
जराये ने बताया कि वानवतों के दारुल हुकूमत पोर्ट विला के साहिल पर मंगल के रोज 7.3 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि जलजले का मरकज जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। मुकामी लोगों ने बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात की फुटेज शेयर की है और एक सिफारती खाने को भी काफी नुकसान पहुंचने की इतला मिली है। जलजले से मुनादिम होने वाली इमारतों के नीचे कई लोगों के दबे होने का खदशा है। अमेरिकी सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि सुनामी की लहरों का मुशाहिदा किया गया है। कुछ साहिलों पर सुनामी की पेशगोई भी की गई है। वानवतों के कुछ साहिलों पर सुनामी की लहरें 1 मीटर तक पहुंचने का इम्कान जताया गया है। बीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में इख्तिदार में आने के 1 साल बाद भी एक भी मुस्लिम को वजीर न बनाने पर सवाल उठाया। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 2 मुस्लिम को काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए वजीर बनाएंगे, लेकिन हुकूमत में आने के 1 साल बाद भी कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम को काबीना में जगह नहीं दी है। उन्होंने कहा कि काबीना में एक भी वजीर नहीं है जो अक़लियतों की नुमाइंदगी कर सके। मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत से इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन साहब, मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब से आपके जरिए पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वायदे किए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के कहा कि हम एक नहीं 2 मिनिस्टर बनाएंगे माइनॉरिटीज़ से, मगर आज 1 साल होने के बाद एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। माइनॉरिटीज़ बहुत परेशान है। जब भी उनके इश्यूज होते हैं वो फिरते रहते हैं, कहाँ पर है माइनॉरिटी मिनिस्टर पता नहीं चलता। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एक मिनिस्टर को जल्द से जल्द माइनॉरिटी मिनिस्टर बना जाए। और एक दूसरी बात है, इमाम और मौज़न हज़रात को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 50 साल के करीब कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, कभी भी इमाम और मौज़न हज़रात को कुछ भी हदिया नहीं दिया गया था। केसीआर साहब ने पहली मरतबा 5,000 रुपये इमाम साहब को, 5,000 मौज़न साहब को दिया गया। उसकी वो देखते हुए रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया था मैं मौज़न पेशवाम साहब को 12,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये इमाम साहब को दूंगा। मगर आज अफसोस की बात यह है कि वो 5,000 भी नहीं मिल रहे हैं। लोग हमें फ़ोन कर बता रहे हैं भाई कम से कम कौंसल में तो उठाइए, असम्बली में तो उठाइए, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमारी आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इमाम और मौज़न हज़रात के पैसे जल्द से जल्द डाला जाए। थैंक यू। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने पूछा है कि क्या हुकूमत मूसा नदी के ताज के इलाकों में जिन मकानात को मस्मार किया गया है उनकी EMI अदा करेगी। एमएलसी के कविता ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मूसा नदी के तरक्याती कामों और मुख्तलिफ मसाइल पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये कह रही है कि मूसा नदी के मंसूबे में तखमीना लागत DPR पर मबनी होगी। हुकूमत के 2100 करोड़ रुपए के आलमी बैंक से राब्ता करने की इतला मिली है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच है कि हुकूमत ने आलमी बैंक से राब्ता किया है। कि कविता ने आलमी बैंक से मदद मांगने और मरकजी हुकूमत से भी फंड्स हासिल करने पर हुकूमत पर ऐवान और अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतनब्बा किया कि अगर ऐवान को गुमराह किया गया तो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेक़ाक़ की तहरीक पेश की जाएगी। मूसा नदी के किनारे रहने वाले 309 खानदानों को बेघर किए जाने का जिक्र करते हुए बीआरएस की एमएलसी ने कहा कि हुकूमत ये कह रही है कि वो खानदान अपनी मर्जी से घरों से निकले हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं वो ये वाज़ेह कर रहे हैं कि हुकूमत जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। बीआरएस रहनुमा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐवान में कोई दस्तावेज पेश करे जिसमें 309 कुंबों ने मकानात खाली करने से इत्तेफाक किया हो। మూసీ నదికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో నేను పాయింట్అవుట్ చేస్తా ఉన్నాను సార్. ఫస్ట్ పాయింట్లో చాలా క్లారిటీగా ది ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అసర్టైన్డ్ అపాన్ ద ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పారు సార్ వారు. అయితే దీనికి ఆపోజిట్గా నిర్దిష్టమైనటువంటి సమాచారం మా దగ్గర ఉంది సార్. వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఈ ప్రభుత్వం 4,100 కోట్లు మాకు కావాలి మూసీ సుందరీకరణ ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేసింది సార్. ఈ గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా, చేసుంటే అది ఏ తేదీన చేశారో ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇవాళ 16వ తారీఖు, ఇవాళ 17 డిసెంబర్ సార్. 17 డిసెంబర్లో హౌస్లో మనకిచ్చిన సమాధానం DPR ప్రిపేర్ కాలేదని సార్.
మరి వీళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్లో డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాకుండా 4100 కోట్ల లోన్ కావాలని ఎప్పుడు అడిగారు? ఆ డేట్స్ ఏంటి దయచేసి ప్రభుత్వం క్రిస్టల్ క్లియర్గా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సార్. అట్లానే MRDCL అనేటటువంటి కన్సార్టియంని ఆన్బోర్డ్ చేసుకున్నాము, ఇంకా కూడా మేము డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నారు సార్. నిన్నగాక మొన్న మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని చూసినాం సార్. వారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసి 14,000 కోట్ల రూపాయలు మాకు మూసీ అభివృద్ధికి కావాలని చెప్పి అడగడం జరిగింది సార్. మరి అది ఏ ప్రాతిపదికన అడిగినారు? మీకు డిపిఆర్ లేకపోతే మూసీ దగ్గర మీరు 14,000 కోట్లు. तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहाते में 150 से ज्यादा मार्शल्स को तैनात किया गया। इतनी बड़ी तादाद में मार्शल्स की तैनाती ने बीआरएस व दीगर पार्टियों के अरकान को हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक असेंबली की लॉबी में 150 से ज्यादा मार्शल्स तैनात किए गए। साबिक वजीर व MLA हरीश राव व दीगर जमातों के अरकान ने मार्शल्स को तैनात देखकर हैरानी का इजहार किया। बताया जाता है कि माजी में इतनी बड़ी तादाद में मार्शल्स की तैनाती का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीनियर अरकान ने पूछा है कि हुकूमत आखिर इस तरह से खौफजदा क्यों है। एक मुल्क एक इंतखाब बिल की हिमायत में 269 और खिलाफ में 198 वोट पड़े। बिल को सलाह व मशवरे के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया। लोकसभा में आज एक मुल्क एक इंतखाब बिल को लेकर जबरदस्त सरगर्मी देखी गई। लोकसभा में बिल की अपोजिशन पार्टी के लीडरान ने सख्त मुखालिफत की, लेकिन वोटिंग के बाद ये बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया। एक मुल्क एक इंतखाब बिल से मुताल्लिक़ लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो उसकी हिमायत में 269 अरकान पार्लियामेंट ने वोट किया, जबकि उसके खिलाफ 198 अरकान पार्लियामेंट के वोट पड़े। बाद अज़ां मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल की गुजारिश पर बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया। आपको बता दें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मशवरे के बाद मरकजी वज़ीर क़ानून मेघवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक मुल्क एक इंतखाब बिल को सलाह व मशवरे के लिए पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास भेजने की गुजारिश की, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उस गुजारिश को मंजूर कर लिया। हालांकि बिल को पास करने के लिए जो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी वो हुक्मरान तबके को हासिल नहीं हो सकी। लोकसभा में इस बिल से मुताल्लिक़ हुई वोटिंग में मजमूई तौर पर 461 वोट पड़े और अक्सरियत के लिए 307 वोट दरकार थे, लेकिन 44 वोट कम मिले। यही वजह है कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मेनकम टैगोर ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को नाकाम करार दिया। दलित बंधु साधना समिति ने दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में रकम जमा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक मंगल को साधना समिति के अरकान ने हैदराबाद के ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में एहतजाज किया और दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मुंतखब किए गए अफराद के खातों में रकम जमा करने की मांग की। दरियासना पुलिस ने दलित बंधु साधना समिति के कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कमेटी के अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पिछली बीआरएस हुकूमत के दौर में दलित बंधु स्कीम के तहत मुंतखब होने वालों को फंड्स जारी करने का अमल शुरू करे। तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। जराये ने बताया कि स्पोर्ट्स एडवाइजर एपी जितेंद्र रेड्डी की रहनुमाई में तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ रियासत में खेलों के शोबे की तरक्की पर भी बातचीत की गई। बहुत सी तजावीज़ात और मशवरे भी दिए गए। कहा गया है कि खेलों के शोबे की तरक्की में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी की ज़ेरे सदारत हज 2025 की तैयारियों के सिलसिले में जिला हज सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। हज 2025 के आज़मीन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने तमाम अजला में कारकर्द हज सोसाइटी के जिम्मेदारान का एक इजलास तलब किया। इजलास में हज 2024 के दौरान हुजाज के लिए गलत इमारतों का इंतखाब करने, दर्ज हरारत बढ़ जाने से
पेश आने वाली मुश्किलात व दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। रियासती हज कमेटी और मरकजी हज कमेटी के साथ साथ सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या है उससे भी वाकिफ करवाया गया। हज सोसाइटीज के जिम्मेदारान को इन तमाम उमूर से आज़मीन हज को भी आगाह करने की हिदायत जारी की गई। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि आज़मीन को पैदल चलने का मसला है और इस पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। आज़मीन को 6 माह में हज की तैयारी करने, अपनी सेहत का ख्याल रखने और मनासिक हज की तरबियत लेने को कहा गया है। इजलास में हज कमेटी के अराकीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल व दीगर ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। आज डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ जो सारे अज़ला में काम करती हैं, उनके सदूर यानी उनके सदर और सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया था ताकि 2025 के जाने वाले आज़मीन की सही खिदमत हो सके। 2024 में वहाँ पर जाने के बाद जो दुश्वारियाँ आई, जैसा कि वहाँ का मौसम 45 से लेकर 52 तक गर्मी ज़्यादा रहना, वहाँ का बिल्डिंगों का कुछ गलत सिलेक्शन होना, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो दुश्वारियाँ देखने को मिली। तो आज उन तमाम बातों पे डिस्कशन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट हज कमेटी नुमाइंदगी की, उसके ताल्लुक़ से भी उनको आगाह किया गया। जैसा कि वहाँ पर पैदल चलने का मसला है, सेहत का मसला है और वहाँ पर रहने का मसला है, और स्टेट हज कमेटी के हाथ में क्या है, सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में क्या है और सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में क्या है। यानी ये तीनों का, एक आदमी जब हज करता है तो ये तीनों मिलकर स्टेट हज कमेटी इसको पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर कर एयरपोर्ट तक पहुंचाती है। वहाँ से सेंट्रल हज कमेटी देखती है, फिर उतरने के बाद मौलिम और सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उन तमाम चीज़ों से आज़मीन हज को आगाह कराना, ख़ास तौर पर पैदल चलने का मसला है। 500-600 किलोमीटर पैदल चलते हैं, अभी 6 महीने बाकी है। सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, पैदल चल के भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर मनासिक के हज की अदायगी के लिए अच्छे उलमाए कराम, बेहतरीन उलमाए कराम, तजुर्बेकार लोग, उनसे जो है ट्रेनिंग भी दिलाई जाए ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो और जाने वाले आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना रहे। मीना को जो इंतकाल जी देखिए, वहाँ पर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ख्वाहिश करेंगे हमारा भी कंट्रोल रूम वहाँ दिया जाए, और वहाँ पर तिब्बी सहूलियात तो हुकूमत सऊदी अरब से रहती हैं और वो फ्री रहती हैं, और जहाँ तक हमारे से हो सकता है इंशाल्लाह हम पूरे ऐसी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म को तकलीफ ना पहुँचे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने सारू कंपनी से जू पार्क तक एक फुट ओवर ब्रिज बनाने की तजवीज़ पेश की है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने कहा कि आराम घर से जू पार्क तक एक फ्लाईओवर तामीर किया गया है, लेकिन जू पार्क के करीब एक फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है। एमएलए ने कहा कि जू पार्क आने वाले सयाहों, खास तौर पर बच्चों को सड़क अबूर करने के दौरान हादसात का शिकार होने का खदशा है। उन्होंने हुकूमत को इस जानिब मुतवज्जो किया और सारू कंपनी से जू पार्क तक एक फुट ओवर ब्रिज तामीर करवाने की गुजारिश की। एक ब्रिज को तामीर किया गया और जू से लेकर एक आरामगढ़ तक के ब्रिज को तामीर किया गया, लेकिन दोनों ब्रिज के बीच में सारो कंपनी से लेकर जू पार्क तक, जू के सामने तक, जो जू को देखने के लिए बच्चे आते हैं, टूरिज़्म आते हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर हादसा होने का बहुत अंदेशा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत से वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को तामीर किया जाए ताकि बच्चों और जो भी टूरिज़्म आते हैं उनके लिए वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए, सारो कंपनी से लेकर जू पार्क के। शुक्रिया। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टास्क फोर्स ने 5 टन लाल संदल की लकड़ी जब्त की और 5 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रेड स्टैंडर्ड टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के पटन जिले से 3 और आंध्र प्रदेश के अन्नामाया जिले से 2 लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और 5 टन लाल संदल की लकड़ी जब्त कर ली है।
वारंगल जिले के वर्धनापेट मंडल में सट्टेबाजी के शौकीन एक नौजवान ने शर्त हारने पर कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वर्धनापेट मंडल के बंदावतापुरम गांव के रहने वाले एम सत्विक नामी एक नौजवान की मुलाकात पबजी गेम के जरिए एक दूसरे नौजवान से हुई थी। बताया जाता है कि उस नौजवान की बातों में आकर हनुक ने शर्त लगाई, लेकिन बदकिस्मती से वो 3 लाख रुपये हार गया। शर्त हार जाने से परेशान हनुक ने कीड़े मार दवा खाकर अपनी जान दे दी। खम्मम के दानावाईगुड़म में बीसी वेलफेयर हॉस्टल में 10वीं जमात की एक तालिबा को चूहों ने काटा। मुतादिद मरतबा चूहों के काटने की वजह से तालिबा की दोनों टांगें मफलूज हो चुकी हैं। तेलंगाना के सरकारी हॉस्टल से एक और सदमा पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। खम्मम के दानावाईगुड़म में बीसी वेलफेयर हॉस्टल में 10वीं जमात की एक तालिबा को चूहों ने मुतादिद मरतबा काटा। अब तालिबा की दोनों टांगें मफलूज हो चुकी हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मी भवानी कीर्ति को चूहों ने 15 बार काटा और मार्च से नवंबर तक जब भी उसे चूहों ने काटा तो उसे एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई। खानदान वालों का इल्जाम है कि वैक्सीन लगाने के नतीजे में ही तालिबा की टांगें मफलूज हो गई हैं। फिलहाल उसे खम्मम के ममता जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। साबिक वजीर पी अजय कुमार की हिदायत पर तालिबा का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक तालिबा फिलहाल सेहत याब है, लेकिन आसाबी मसाइल का शिकार है। हैदराबाद पुलिस ने अदाकार अल्लू अर्जुन को दी गई अबूरी जमानत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में गिरफ्तार किए गए अल्लू अर्जुन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये इतलात मिल रही है कि तेलंगाना पुलिस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पुलिस की जानिब से अदाकार को दी गई अबूरी जमानत को चैलेंज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जल्द ही सामने आने की तवक्को है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।